वीडियोस को प्ले करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो क्वालिटी है आप उसे अपनी हिसाब से एडजस्ट कर लें, और जितनी बेटर क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा आपको टेक्स्ट देखने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आपको 3 डॉट्स ऊपर मिलेंगी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस क्वालिटी में ऑटो लगा होता है, तो इसको 720p 60 फ्रेम रेट पर सेट कर लें तो ईजिली आपको बुक का या जो भी टेक्स्ट है वो आपको दिखाई देगा। अदरवाइज़ चीज़ें ब्लर्ड हो जाएंगी और समझ कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेटिंग लगा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियोस हम कवर अप कर देंगे सारे सिलेबस को, और जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा, और जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं उस बुक का लिंक भी मिल जाएगा। दोनों लिंक को आप रेफ़र कर सकते हैं, और माइंड मैप बहुत ही कमाल की चीज़ है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। पूरा चैप्टर का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा वहाँ पर। तो होप सो आपको पसंद आए वीडियो। हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर लिया था, और क्योंकि आज 26 जनवरी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर अप कर दें, ताकि थर्ड पार्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम जितना भी सिलेबस है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, सीबीएसई रिलेटेड, साइंस का, तो वो हम कवर अप कर देंगे और एक प्रॉपर लाइन वाइज कोर्स बना देंगे, ताकि अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है या आप एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे इसको समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने एसिड्स को डिस्कस कर लिया था हमारे पार्ट 1 में, और अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं? अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस आपके कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी कि खट्टे होते हैं। सॉरी, खट्टे नहीं, बिटर मीन्स कड़वा। तो कड़वे होते हैं टेस्ट में, सोपी होते हैं, सोपी टू टच, एंड टर्न्स रेड, लिटमस ब्लू। अब जिन लोगों को नहीं पता कि लिटमस पेपर क्या होता है या लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक तरह का पेपर होता है जिसको अगर हम किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं तो या तो वो ब्लू से रेड में होता है, रेड टू ब्लू हो जाता है, या फिर उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो बेसिस बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपको कड़वे होते हैं टेस्ट में, बिटर होते हैं, सोपी होते हैं। सोपी आप जानते हैं, सोप आपने छू कर देखा होगा, तो सोपी होते हैं छूने में, और रेड लिटमस ब्लू को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम Na और हाइड्रो ऑक्साइड OH। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको OH एक साथ दिखता है, यानी कि इसको पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, और कहीं पे भी हाइड्रो ऑक्साइड है तो वो एक बेस है। इसी तरीके से अगर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लें तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं CaOH होल ट्वाइस। इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं, होल ट्वाइस यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो बेसिस की 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। किस बेसिस पे आप बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉपर्टी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद मेटल्स। अगर कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि आप एक ऐसा रिएक्शन लिखें जिसमें अ बेस रिएक्ट विद मेटल। तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या ले रहे हैं और मेटल कौन सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेटल हमने जिंक लिया है, देख सकते हैं आप, मेटल प्लस बेस। तो बेस यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है NaOH, और इसको हमने रिएक्ट कराया। तो रिएक्ट करने पर आपको जो सॉल्ट मिला है वो सोडियम जिंकेट है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जितने भी रिएक्शन हैं याद कर लीजिए, प्लस हाइड्रोजन गैस, तो H2 आपकी ये गैस हो गई। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो अगर कोई भी बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि एक नॉन मेटल और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं, अगर किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे इसका भी रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया, कार्बन नॉन मेटल और ऑक्सीजन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोलेंगे। प्लस हमने यहाँ पे स्लेक्ड लाइम लिया है, CaOH होल ट्वाइस, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों नाम है। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट कराया है नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एक बेस के साथ, तो हमें मिलता है यहाँ पे रिजल्ट सॉल्ट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। तो अब याद रखना है आपको कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू गेट ऑन रिएक्टिंग बेस विद अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, आप अगर एक बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है रिजल्ट? तो आपका आंसर होना चाहिए सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट आप एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, रिएक्शन भी देना पड़ेगा, और रिएक्शन डेफिनेटली बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस रिएक्शंस ही याद होने चाहिए।
तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की इन वाटर सोल्यूशन। अगर हम किसी भी एसिड या बेस को वाटर में के साथ रिएक्ट कराएं तब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड्स गिव्स हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन यानी कि H+ आयंस, एज हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन सो इट कंबाइंस विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यह जो हाइड्रोजन आयन होता है ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो अपने आप ही वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाएगा। So it combines with water molecule and form H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। So we can say in presence of water acids give H+ ion or H3O+ that is hydronium ion. In the same way in presence of water bases give hydroxyl ion OH-। तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन, H3O+ हाइड्रोनियम आयन और H+ हो गया आपका हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हमने देखा HCl एक एसिड है, हमने इसको पानी के साथ रिएक्ट कराया H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl-। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया। फिर हमने दोबारा किया, हाइड्रोजन आयन है और ये जब पानी के साथ रिएक्ट हो रहा है तो H3O+ बनता है। तो अगर आपसे रिएक्शन पूछ लिया गया गिव राइट अ रिएक्शन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, तो इस केस में आपको देना है H+ प्लस H2O विल गिव H3O+। नेक्स्ट आता है अगर हमने किसी बेस को लिया, बेस में हमने अगेन बताया NaOH, OH आपको दिख रहा है ये एक बेस है, HCl में सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये एक एसिड है। तो यहाँ पे बेस को हमने वाटर से रिएक्ट कराया है, तो काफ़ी बार हम प्लस H2O ना लिख के एरो के ऊपर लिखते हैं, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी के यहाँ पे पानी को यूज़ किया गया है। तो इस केस में आपके पास एक सोडियम आयन बन गया Na+ प्लस OH-। तो यहाँ पे हमने कहा था कि एक हाइड्रोक्सिल आयन बनता है, तो हाइड्रोक्सिल आयन हमारा फॉर्म हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे बेसिस या सारे बेसिस हम बोल सकते हैं पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जबकि जो बेसिस डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। यही डिफरेंस होता है एक बेस और एल्कली में। बेसिस डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, जबकि एक एल्कली भी बेस होता है लेकिन वो डिजॉल्व हो जाता है पानी में। तो अगर कोई भी बेस पानी में डिजॉल्व हो जाए यानी कि घुल जाए तो उसको हम एल्कली बोलते हैं, ना कि बेस। Both acids and bases conduct electric current in their aqueous solution due to presence of free ions। अब कोई भी हम अगर बात करें इस इलेक्ट्रिसिटी की कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, हम कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो बेसिकली किसी भी aqueous solution है जिसमें पानी मिला एक ऐसा सोल्यूशन, तो उसमें कुछ फ्री आयंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं या हम बेसिकली इसको रीड कर लेते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस। अगर आप देखें, मान लीजिए किसी के ऊपर एसिड गिर जाए तो आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी उसकी स्किन पे या जहाँ पे एसिड गिरा है वहाँ पे बेस डाल दें, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के इफेक्ट को। और वाइस वर्सा का मतलब वही चीज़ सेम होती है। अगर कोई बेस है और बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो आप एसिड डाल देंगे। दस द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल हमने रिएक्शन लिखा है बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमने H रिप्रेजेंट कर रहे हैं HX प्लस M, तो H फॉर हाइड्रोजन होगी और M रिप्रेजेंट कर रहा है एक मेटल को। और अगर वाटर का रिएक्शन देखें तो एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन मिला के वाटर बनाता है, तो H+ आयन और हाइड्रोक्सिल OH- आयन गिव्स H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है और आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की और साथ में रिएक्शन पूछा जाएगा। तो उस केस में आपको रिएक्शन देना है NaOH जो कि बेस है प्लस HCl एक एसिड गिव्स NaCl प्लस H2O। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया H2O। आई होप इतना समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझा देंगे। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस। डाइल्यूशन मतलब अगर आप किसी भी एसिड या बेस में पानी मिला देंगे, डाइल्यूट कर देंगे उसको, तो क्या होगा। तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो जैसे कि यहाँ लिखा है किसी भी एसिड या बेस में पानी मिला देंगे तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। डेफिनेटली ऐसा करने पर आपके आयंस डिक्रीज हो जाएंगे।
तो आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि उसका कुछ इफेक्ट भी कम हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूट करने से उसका जो इफेक्ट है कम होगा, आयंस कम हो जाएंगे, और जो कोरोसिव नेचर हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड में हमें मिलता है, वो चीज़ आपका रिड्यूस हो जाएगा। When acid or base is added to water, their molecules dissociate to form ions. उनके molecules dissociate हो जाते हैं और ions form हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है HCl हमने एक एसिड लिया है और पानी से रिएक्ट किया है, यानी कि पानी ऐड किया है, प्लस H2O gives H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, एंड प्लस क्लोरीन आयन। तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो गया। अब फर्दर अगर आपने हाइड्रोजन आयन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म हो गया। और इसी तरीके से अगर आप बेस लेते हैं तो बेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब भी हम बेस ले रहे हैं तो आप देखिए एरो के ऊपर वाटर लिखा है, तो हम इसको बेस को इस तरह से बताते हैं कि ये एल्कलीन नहीं है। ओके, सो सोडियम प्लस हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज OH माइनस में डिसोशिएट हो गया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी किसी एसिड या बेस में पानी मिलाएंगे या वाटर ऐड करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। आयंस क्या होता है? जिसमें कुछ चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं आगे, इसमें दिया है डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक दैट इज हीट जनरेटिंग। अगर आप पानी में ऐड करेंगे किसी भी एसिड में या बेस में तो उसमें से कुछ हीट जनरेट होती है, यानी कि काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट हो रही हो। So care must be taken while doing it. The acids must always be added slowly to water with constant stirring. और जब भी आप पानी ऐड कर रहे हैं किसी एसिड में तो धीरे धीरे करें, बहुत ही स्लोली करें और कांस्टेंट स्टिर करते रहें, यानी कि उसको मिक्स करते रहें। Water should not be added to concentrated acid because if water is added, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. अब इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप किसी एसिड में पानी ऐड करते हैं तो ध्यान देना है कि वो एक कंसनट्रेटेड एसिड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, जो एसिड है वो उछल के बाहर आ सकता है और आप जल भी सकते हैं। अब हम समझेंगे इंडिकेटर्स को। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं या ओडर यानी कि स्मेल चेंज करते हैं जो उसमें से आती है। अब इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। तो यहाँ पे कई तरह के इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे पहले हम लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आपको बेसिकली ये आपको प्लांट्स में मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि लिटमस सोल्यूशन की बात करें तो एक पर्पल कलर का डाई होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि लिटमस इंडिकेटर है, रेड कैबेज जूस यूज होता है, टर्मरिक जूस है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट, आई गेस इसको इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आपको जो यूज़ में मिलेगा या मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा वो है लिटमस। तो अगर कोई भी चीज़ एसिडिक है नेचर में तो उस लिटमस सोल्यूशन का कलर रेड होगा और अगर बेसिक है तो ब्लू होगा। तो इसी तरीके से बाकी कलर चेंजेस भी दिए गए हैं जो कि पूछे नहीं जाते हैं, बट फॉर योर नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स सिंथेसाइज होते हैं लेबोरेटरीज में, यानी कि इन्हें लेबोरेटरीज में बनाया जाता है या इंडस्ट्री में बनाया जाता है और इसीलिए इसको सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज, ये आप काफ़ी बार पढ़ेंगे, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ब्लू और मिथाइल रेड, ये सारे आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब अगर कोई भी चीज़ कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, अगर हम फिनोप्थिलीन डालेंगे किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में तो वो कलरलेस रहता है, यानी कि अपना कलर चेंज नहीं करता है इंडिकेटर अगर आपने फिनोप्थिलीन यूज़ किया है। फिर अगर कोई किसी चीज़ को आप बेसिक सोल्यूशन में आप फिनोप्थिलीन डालेंगे तो वो पिंक चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ बेसिक है अगर कलर आपको पिंक मिलता है। इसी तरीके से अगर एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, ना तो वो एसिडिक है ना बेस है, तो भी फिनोप्थिलीन कलरलेस रहता है। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। तो मिथाइल ऑरेंज के केस में अगर एसिडिक है सोल्यूशन तो वो रेड है, बेसिक है तो येलो हो जाएगा और अगर न्यूट्रल है तो ऑरेंज रहेगा। तो ये कलर चेंजेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। ये वो सब्सटेंसेस हैं हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनके ओडर यानी कि स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे कि हम बोलें वनीला एक्सट्रैक्ट एंड अनियन कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वनीला एक्सट्रैक्ट आता है, इसमें अनियन आता है, प्याज। तो the smell of these two indicators can be detected in presence of acid only but not in the presence of base। तो इनकी जो स्मेल आपको मिलेगी वो सिर्फ एसिड में मिलेगी और बेस में नहीं। तो डेफिनेटली अगर कोई स्मेल आपको देखने को मिलती है या आप स्मेल कर सकते हैं जैसे कि वनीला एक्सट्रैक्ट है या अनियन, तो यानी कि वो एसिडिक है नेचर में। और अगर कोई भी स्मेल नहीं आती है या उसका ओडर नहीं चेंज होता है तो वो बेस है।
लास्टली हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में अगर हम देखें, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड विच इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अब ये बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। तो अलग अलग अगर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन जैसे चेंज होगा, हमने कहा किसी में ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक है, किसी में कम हाइड्रोजन आयंस हैं तो वो बेसिक है नेचर में। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है नेचर में। अब बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस की, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है या कितनी ज़्यादा बेसिक है। अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एसिड या बेस हम लेके चलें तो अगर कोई भी एसिड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, और अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हाइड्रोक्सिल यानी कि OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस कर रही है तो वो ज़्यादा बेसिक है नेचर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा है कि एसिडिक नेचर अगर H+ आयन ज़्यादा हैं तो एसिडिक है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल आयन्स आपके हम बोल सकते हैं कम है तो भी चीज़ एसिडिक है। सिंपली आप ध्यान रखिएगा, OH माइनस है तो बेसिक है, H+ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो एसिडिक है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है। हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो वो बेसिक है नेचर में। इसी तरह अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हैं तो वो बेसिक है ज़्यादा, और हाइड्रोक्सिल आयंस कम हैं तो वो एसिडिक है। अब आते हैं पीएच स्केल पे। तो पीएच स्केल भी एक तरह का इंडिकेटर होता है, ठीक है, या स्केल होती है जो मेजर करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, यानी कि कितने हाइड्रोजन आयंस किसी भी चीज़ में प्रेजेंट हैं। द P in pH stands for potens, which means power in German. Potens, P stands for power, और pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर pH 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है कोई भी चीज़, और अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है नेचर में। इसी तरह अगर pH 7 है तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल है। तो pH इज़ अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। तो अगर आपका pH स्केल के थ्रू आप मेजर कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, न्यूट्रल है, तो उस केस के लिए आपको पता होना चाहिए कि pH होता क्या है। तो pH का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। फिर से बता दें, अगर pH आपका 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है, यानी कि 7 के इस साइड टूवर्ड्स राइट हम देखेंगे, और अगर टूवर्ड्स लेफ्ट हम जाएंगे तो अगर कोई भी चीज़ या किसी भी सोल्यूशन का pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और एग्जैक्टली 7 है तो वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल के केस में हमारे पास पानी है यानी कि वाटर, और एसिडिक में लेमन जूस आ गया, और जितने भी आपके गैस्ट्रिक जूस हैं वो आ गए। बेसिक में मिल्क है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर आप दूध कहते हैं ना, अगर आप कोई भी चीज़ स्पाइसी खाते हैं तो उसमें एसिड ज़्यादा होता है और उस एसिड की वजह से वो स्पाइसी लगता है, और अगर उस ऊपर से आप दूध पी लें तो उसकी एसिडिटी काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि आपको स्पाइस जो आपको मिर्च लग रही है वो ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसी तरीके से हम बेस में ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि है NaOH। तो ये हो गई पीएच की बात। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, प्लांट्स एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। डेफिनेटली हमारी स्किन भी पीएच सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे हम देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अ बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो हमारी जो बॉडी है वो 7 to 7.8 के बीच के पीएच को एक्सेप्ट करती है, या उसमें बोल सकते हैं सरवाइव कर सकती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6, अगर पीएच जो हमारे रेन या बारिश हो रही है तो अगर बारिश का पीएच 5.6 के बिलो हो जाता है तो उसे एसिडिक रेन बोलते हैं। अब ताजमहल का सीन आपने देखा ही होगा या सुना होगा कि ताजमहल काफ़ी ज़्यादा येलोइश हो गया है या एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रहा है। तो वो इसलिए इसकी वजह यही है कि उसका जो बारिश हो रही है उसका पीएच 5.6 के भी नीचे जा चुका है, और जिसकी वजह से उसको एसिडिक रेन बोला जाता है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। अब यही पानी अगर आपका रिवर में मिक्स हो जाता है तो रिवर का भी एसिडिटी बढ़ जाती है, या हम बोल सकते हैं उसका पीएच कम हो जाता है, एंड मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफ़िकल्ट। इस वजह से मछली, जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स, एनिमल्स, उन्हें भी अफेक्ट करता है।
पीएच ऑफ सॉइल की बात करें, मिट्टी में पीएच, तो एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। हर एक प्लांट को एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत है। देयरफॉर द नेचर ऑफ सॉइल इज नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स पीएच एंड देन अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट। पहले हम पीएच टेस्ट करते हैं सॉइल का, उस मिट्टी का, उसके बाद हम उसमें कोई भी पेड़ लगाते हैं। इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर सिलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप बाय नोइंग द पीएच ऑफ द सॉइल। और अगर हम किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं किसी पेड़ पे, तो भी हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि उसका पीएच क्या है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं और कुछ बेसिक से फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो आप हर एक पेड़ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है तो वो हम हर एक पेड़ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डेफिनेटली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है पीएच। तो आप देख सकते हैं पीएच कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो HCl प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारी बॉडी में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। इन डाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि एसिड ज़्यादा हो गया है, एसिडिटी हो गई है। हम ज़्यादातर लोग वो गैस्ट्रिक वाली जो मीठी मीठे सिरप पीते हैं, तो वो इसीलिए पीते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाएँ। वो बेसिकली बेसिक होता है नेचर में और आपके पेट में जितना भी एसिड बना है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सॉरी, इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। ओके, तो तभी पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होता है। टू करेक्ट द डिस्टर्ब्ड पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अ माइल्ड बेस इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। यहाँ पे थोड़ी सी इंक नहीं है, तो हम दूध पीते हैं, ठीक है, तो दूध या क्या बोल सकते हैं, एक स्पेशल टाइप का मिल्क होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं उसको। तो नॉर्मल दूध भी पीने से आपकी एसिडिटी ख़त्म होती है। अब इस केस में दूध गर्म नहीं होना चाहिए। दूध का मतलब है ठंडा दूध। हमारी कंट्री में दूध पीते हैं गरम गरम, लेकिन दूध का मकसद होता है ठंडा दूध, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी एसिड एज इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। एंटी एसिड मतलब एसिड के अगेंस्ट, तो हम एंटी एसिड बोल रहे हैं इसको। तो यही है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद आता है पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टूथ इनामल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। जैसे कि आपको मालूम है जो हमारे टीथ का टॉप लेयर है वो इनामल है और काफ़ी हार्डेस्ट होता है, मजबूत होता है सबसे ज़्यादा बॉडी में। इफ़ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेज बिलो 5.5, अगर आपके मुंह में पीएच, आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो आपके मुंह में एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाता है, विच लीड्स टू द डिके ऑफ टूथ इनामल। ओके, तो उस केस में जैसे ही आपका मुंह में पीएच 5.5 से डिक्रीज होता है या कम होता है तो आपके दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड्स दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। अब होता है कि एक्चुअली हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, सभी के मुंह में होते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो शुगर को डिग्रेड कर देते हैं। द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड। हमारे दांतों में कुछ फूड होता है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है, उस सड़ने की वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है और इस तरीके से एक्चुअली डिके स्टार्ट होता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद मुंह साफ कर लिया करें। टू प्रिवेंट टूथ डिके, टूथपेस्ट बेसिक आर यूज्ड विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड। तो हमें ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए जो बेसिक है नेचर में और काफ़ी इजीली जो एसिडिटी है मुंह में उसको रिड्यूस करते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। When insects like honeybee and etc. bite, they inject an acid into the skin. ओके, हाँ, ये भी होता है। तो जब भी कोई ऐसा इंसेक्ट होता है जैसे कि मधुमक्खी है या चींटी है, आपको देखा होगा जब वो काटते हैं तो जलन होती है। एक्चुअली वो एसिड हमारी स्किन पे रिलीज हो जाता है और जिसकी वजह से आपको इरिटेशन फील होती है। तो ये भी है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखा होगा जब भी चींटी आपको काटती है तो आप वो अपनी स्किन को रब करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको चींटी को हटा रहे हैं। तो चींटी डिफेंस करने के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए वो एसिड आपकी स्किन पे छोड़ देती है। तो यही होता है कि आपको कई बार वो रेड बम्प्स देखने को मिलते हैं, फूल जाता है, रेड हो जाता है, तो यही रीज़न है। causes pain and irritation. If a mild base like baking soda is applied on the affected area, it gives relief. और अगर इन केस लाल चींटी काट ले और बहुत ज़्यादा लाल हो जाए या आपको खुजली होने लगे तो वहाँ पे आप बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, तो उसको अगर आप डाल लेते हैं तो वो इरिटेशन रिड्यूस हो जाता है। तो कर क्या रहे हैं, हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हर तरह से। लास्टली पीएच इन प्लांट्स की बात करते हैं।
Stinging hair of nettle leaves injects methanoic acid in the skin, which causes burning pain. It is cured by rubbing the affected area with the leaves of dock plants, which often grows beside the nettle plant. pH, कुछ प्लांट्स का pH भी ज़्यादा हम कह सकते हैं प्लांट्स एसिडिक होते हैं. अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है. तो इस केस में आप डॉग प्लांट की लीव्स यूज़ कर सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए.